हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार। आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीके में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यूपी कैट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये कोई एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हर एग्ज़ाम के लिए हैं। यूपी कैट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हमने जिसमें 50 क्वेश्चन करा दिए हैं और कुछ अलग से टॉपिक से करा दिए हैं हमने एग्रोनॉमी के। तो अब बात करते हैं हम ये प्रश्न नंबर 51 से। अब जो हमने 50 वीडियो करा दी, 50 क्वेश्चन करा दिए और अब बात करते हैं 51 की। तो हम बात करते हैं 51 की शुरू। तो वह 51 है कि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? तो प्याज में पाई जाती है, या गांठ गोभी में, या पात गोभी में, या गाजर में। तो ये सब्जियों में पूछा है, हरी सब्जियों में पूछा है कि विटामिन सी किस में पाई जाती है। अगर फल में पूछी जाती है तो फल में पाई जाती है, नींबू में पाई जाती है, जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें पाई जाती है। नींबू में पाई जाती है, आंवले में पाई जाती है विटामिन सी। अगर फल में पूछे तो, अगर सब्जी में पूछे तो पाई जाती है पात गोभी में। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं 52 की। 52 है कि भंडारित किए गए गांठ गोभी के बीज में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? जब भंडारण में बीजों को रख दिया जाता है गांठ गोभी का, तो उसमें नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 5 से 6%, 7 से 9%, या 15 से 20%, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसमें जो होती है वो होती है 7 से 9%। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 53 की। 53 है, प्रश्न नंबर 53 है कि अति सूक्ष्म पोषक तत्व है, मतलब जो सबसे छोटा सूक्ष्म तत्व जो है वो कौन सा है? पोटास है, या कैल्शियम, पोटास है, या सल्फेट है, या कैल्शियम है, या जिंक है? तो जो इसमें अति सूक्ष्म जो है वो है जिंक। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 54 की। प्रश्न नंबर 54 है कि कोल क्रॉप्स की फसल नहीं है, इनमें से कोल क्रॉप्स की फसल कौन सी नहीं है? तो ब्रोकली, या गांठ गोभी, या फूल गोभी, या प्याज। तो इनमें से जो कोल क्रॉप्स की फसल नहीं है वो प्याज नहीं है इनमें। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें, डी सही है इसका, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं 55 की। 55 है क्रूसीफेरी कुल का पौधा कौन सा नहीं है? कुल से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, किसी भी कुल से पूछा जाए, तो इसलिए कुल सभी के याद कर लें। और तो पूछा इसमें क्रूसीफेरी कौन से कुल का है? तो क्रूसीफेरी टमाटर, या गाजर, या गांठ गोभी, या प्याज। तो जो क्रूसीफेरी कुल का है इसमें गांठ गोभी। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं 56 की। 56 है कि सभी नर्सरी में लगने वाला प्रमुख रोग आर्द्रपतन की रोकथाम की जाती है। मतलब किससे की जाती है? मतलब जो सभी नर्सरियों में रोग लगता है उसकी जो आर्द्रपतन होता है उसकी रोकथाम के लिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? 0.15% साइप्रोमेथ्रिन की, या थीमेट 10G की, या कैप्टान की, या 2,4-D का प्रयोग करना चाहिए? तो किसका प्रयोग करना चाहिए आर्द्रपतन के लिए? वो करना चाहिए कैप्टान का प्रयोग, जिससे सभी जो नर्सरियों में रोग लगता है वो उसकी रोकथाम हो सके। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं 57 की। 57 है कि बैंगनी धब्बे रोग किस फसल का एक प्रमुख रोग है? जो मतलब जो बैंगनी धब्बे जो होते हैं वो किस फसल में लगता है? तो टमाटर में लगता है, प्याज में, या फूल गोभी में, या लौकी में? तो बैंगनी धब्बे जो लगते हैं वो लगते हैं प्याज में। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 58 के। 58 है कि फूल गोभी के अगैती किस्म में अंतरण रखते हैं। मतलब जो फूल गोभी की अगैती किस्म जो बोई जाती है उसका अंतरण कितना होता है? तो 45 × 45 सेंटीमीटर, या 60 × 45 सेंटीमीटर, या 60 × 60 सेंटीमीटर, या 45 × 30 सेंटीमीटर। तो उसके डिस्टेंस जो रखा जाता है वो रखा जाता है 45 × 45 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं 59 की। प्रश्न नंबर 59 है कि प्याज में तीखापन किसके कारण होता है? प्याज में जो चरपराहट या तीखापन जो होता है वो किसके कारण होता है? एलिन के कारण, या कैप्टीन के कारण, या एलाइल प्रोपाइल ट्राइसल्फाइड के कारण, या एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण? तो प्याज में जो तीखापन पाया जाता है वो पाया जाता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। बात करते हैं 60 की। प्रश्न नंबर 60 है
कि कंद से बीज तैयार करने पर प्रयोग किए जाने वाला कंद का व्यास होता है। मतलब जो कंद से बीज तैयार किया जाता है उसके बाद जो कंद का व्यास होता है वो कितना होता है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर का होता है, या 2.5 से 3 सेंटीमीटर का, या 4 से 5 सेंटीमीटर का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका कंद का जो व्यास होता है, जब कंद के बीज तैयार किया जाता है तो उस समय जो उसका व्यास होता है वो होता है 2.5 से 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 61 की। प्रश्न नंबर 61 है कि पात गोभी की उन्नतशील किस्म कौन सी है। इनमें से बताना है कि जो पात गोभी होती है, एक फूल गोभी होती है, एक पात गोभी होती है। तो पात गोभी जो होती है उसकी उन्नतशील किस्में कौन कौन सी हैं इसमें से। तो लेड ड्रम हेड, या ग्रीन बियाना, या पूसा कार्तिकी, या पूसा डर्म, ये सब गोभी की प्रजातियां हैं। तो पूसा डर्म हेड, या पूसा कार्तिकी, या लेड ड्रम हेड, या पूसा मुक्ता, या लेड ड्रम हेड, या पूसा ड्रम हेड। और ऑप्शन नंबर डी है कि ग्रीन बियाना, या येलो बियाना, या ब्राइट बियाना। तो इनमें से जो पात गोभी की है वो है पूसा मुक्ता। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, पूसा मुक्ता और लेड ड्रम हेड और पूसा ड्रम हेड। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 62 की। 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बैक्सीरिक काल जो होती है कवकनाशी होती है, या बेसालीन जो होती है वो कीटनाशक होती है, ये थीमेट कवकनाशी होती है, या इंडोसल्फान खरपतवार नाशी होती है। तो इनमें से जो सही है वो बताना है इसमें से। वो है कि बैक्सीरिक जो होती है वो कवकनाशी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसलिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 63 की। 63 है कि किस फसल पर माहू का प्रकोप होता है। मतलब जो फसल होती है उस पर माहू का प्रकोप जो होता है किस फसल पे होता है। तो सरसों और टमाटर पे होता है, फूल गोभी और प्याज में होता है, या टमाटर और आलू में होता है, या उपरोक्त में से सभी में होता है। तो जो माहू का जो प्रकोप होता है वो होता है सरसों और टमाटर में भी होता है, फूल गोभी और प्याज में भी होता है, और टमाटर और आलू में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं 64 की। प्रश्न नंबर 64 शुरू करने से पहले बता दूं कि जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर यूपी कैट एक्ट से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड की जाती है। तो बात करते हैं 64 की। 64 है कि प्याज की फसल में प्रति हेक्टेयर NPK का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो प्याज की फसल होती है उसमें जो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा कितनी देनी चाहिए। तो 40 या 80 या 100 kg, या 20, 50 या 40 kg, या 100, 50, 100 kg, या 120, 60 या 40 kg। ये तो समझ रहे हैं ना कि 40 आप ये तो समझ रहे हैं ना, जो ये 40 दे रखा है, 40 ऑप्शन नंबर पहले में 40, 80 और 100 kg दे रखा है। तो ये दे रखा है, पहले तो दे रखा है नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, और दूसरे नंबर पे फास्फोरस 80 किलोग्राम, और पोटास 100 किलोग्राम। ये ऑप्शन नंबर ऐसे दे रखे हैं, तो आप समझ तो रहे होंगे। तो अब बात करते हैं हम इसमें कि कितनी देनी चाहिए। तो इसमें जो देनी चाहिए, एक मिनट रुको, इसमें देनी चाहिए प्रश्न नंबर 64 है। प्रश्न नंबर 64 में 100 किलोग्राम तो नाइट्रोजन की मात्रा, और जी 50 किलोग्राम फास्फोरस की मात्रा, और 100 kg ही, मतलब 100 kg ही पोटास की मात्रा देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है इसलिए। अब बात करते हैं 65 की। प्रश्न नंबर 65 है कि सभी पोषक तत्वों के अवशेषों के लिए मृदा का pH मान कितना होना चाहिए। 5 से 6 pH मान, या 8 से 9 pH मान, या 8.5 से 9.5 pH मान, या 6.5 से 7.5 pH मान। तो सभी पोषक तत्वों के लिए जो आवश्यक pH मान होना चाहिए वो होना चाहिए 6.5 से 7.5 pH मान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 66 की। प्रश्न नंबर 66 है कि किस पोषक तत्व की कमी से फली जो होती है पीली पड़ने लगती है। किसकी कमी से पड़ने लगती है। तो फास्फोरस की कमी से, पोटास की कमी से, कार्बन की, या नाइट्रोजन की कमी से। तो फली जो पीली पड़ने लग जाती है, तो फसल या फली, ये फसल है।
फसल भी पीली पड़ने लग जाती है और फली भी पड़ने लग जाती है। किसकी कमी से पड़ने लग जाती है वो? तो वो पड़ने लग जाती है नाइट्रोजन की कमी से। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 67 की। प्रश्न नंबर 67 है कि कंद व जड़ वाली सब्जियों के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी होनी चाहिए? मतलब जो कंद वाली और जड़ वाली जो होती हैं, जैसे गाजर है और कंद वाली जैसे प्याज है, इनके लिए जो मृदा होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? तो बलुई दोमट होनी चाहिए, चिकनी दोमट होनी चाहिए या ऊसर मृदा होनी चाहिए? तो इनके लिए जो मृदा होनी चाहिए वो बलुई दोमट होनी चाहिए, मतलब रेतीली के समान होनी चाहिए कुछ, और चिकनी तो बिल्कुल काली मिट्टी होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं 68। प्रश्न नंबर 68 है फूल गोभी किस जलवायु की सब्जी है? जो फूल गोभी है वो किस मौसम में उगाई जाती है, किस जलवायु की है? तो उष्ण जलवायु की या उष्ण या शीतोष्ण जलवायु की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है वो है शीतोष्ण जलवायु। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बात करते हैं 69 की। प्रश्न नंबर 69 है कि पर्वतीय क्षेत्र में फूल गोभी की नर्सरी तैयार की जाती है। जो पर्वतीय क्षेत्र होता है उसमें जो फूल गोभी की पौध तैयार की जाती है वो किस समय की जाती है? तो अगस्त सितंबर में या अक्टूबर नवंबर में, नवंबर दिसंबर में या मार्च अप्रैल में? तो वहाँ जो तैयार की जाती है फूल गोभी की नर्सरी वो की जाती है मार्च अप्रैल में। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं 70 की। प्रश्न नंबर 70 है कि 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर फूल गोभी के उत्पादन के लिए कुल नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। कितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है? तो 60 किलोग्राम या 80 किलोग्राम या 110 किलोग्राम या 150 किलोग्राम? तो इसके लिए जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 150 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 है कि फूल गोभी में ब्राउनिंग के उपचार के लिए बोरेक्स का छिड़काव किया जाता है। कितना छिड़काव किया जाता है फूल गोभी के उपचार के लिए? किसका छिड़काव किया जाता है? बोरेक्स का। तो 0.003% घोल का या 0.03% का या 0.3% घोल का या 3.0% घोल का? तो जो इसमें ब्राउनिंग के उपचार के लिए किया जाता है घोल का प्रयोग किया जाता है इसमें 0.003%। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 72 की। प्रश्न नंबर 72 है कि फूल गोभी में खरपतवार के नियंत्रण के लिए बेसालीन की आवश्यक मात्रा कितनी होनी चाहिए? मतलब फूल गोभी के जो खरपतवार लगते हैं उसमें बेक्सालीन का जो आवश्यक मात्रा होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? तो 1 किलोग्राम सक्रिय अवयव हेक्टेयर या 2 किलोग्राम सक्रिय अवयव प्रति हेक्टेयर या 3 किलोग्राम प्रति सक्रिय अवयव हेक्टेयर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसके लिए जो खरपतवार के नियंत्रण के लिए बेक्सालीन का प्रयोग करना चाहिए वो करना चाहिए 1 किलोग्राम सक्रिय अवयव प्रति हेक्टेयर से। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं 73 की। प्रश्न नंबर 73 है कि फूल गोभी में ब्लाचिंग, मतलब जैसे ब्लाचिंग जो होती है उसकी क्रिया को क्या कहते हैं? तो सफ़ेद फूल प्राप्त करने के लिए या पीला फूल प्राप्त करने के लिए या बड़ा फूल प्राप्त करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फूल गोभी में जो ब्लाचिंग की क्रिया की जाती है वो की जाती है सफ़ेद फूल प्राप्त करने के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 74 की। 74 है कि फूल गोभी में आर्द्रपतन रोग की रोकथाम की जाती है। मतलब जो फूल गोभी में आर्द्रपतन रोग लगता है, आर्द्रपतन जो होता है उसकी रोकथाम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नर्सरी में फार्मल्डिहाइड की उपचारित करके या बीज को कैप्टान से उपचारित करके या नर्सरी में बैक्सीकाल को से सिंचित करके या उपरोक्त सभी का प्रयोग करके? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो सभी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। नर्सरी का भी प्रयोग किया जाता है, नर्सरी में फार्मल्डिहाइड का भी उपचारित करके और बीज में कैप्टान को उपचारित करके भी और नर्सरी का बैक्सीकाल भी सिंचित करके। ऑप्शन नंबर डी सही है इसलिए। बात करते हैं 75 की। प्रश्न नंबर 75 है कि माहू कीट का प्रकोप होता है। जो माहू कीट होता है उसका प्रकोप जो होता है वो किस पर होता है? फूल गोभी पर होता है, प्याज पर या भिंडी पर या उपरोक्त में सब्जियों पर? तो माहू का जो प्रकोप होता है वो होता है उपरोक्त सब्जियों पे, प्याज पे भी होता है, फूल गोभी पर भी और भिंडी पर भी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है।
बात करते हैं प्रश्न नंबर 76 की। प्रश्न नंबर 76 है कि माहू सब्जियों को नुकसान पहुंचाता है, वो रस चूस कर या पत्तियों को खाकर या फलों को छेद कर या तना छेद कर। तो माहू किस तरह से पत्तियों मतलब सब्जियों को नुकसान पहुंचाता है? तो रस चूस के या तनों को छेद कर या पत्तियों को खाकर या फलों को खाकर। तो ये नुकसान जो पहुंचाता है, ये नुकसान पहुंचाता है रसों को चूस कर। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 है कि माहू के लिए उपयुक्त कीटनाशक कौन सा है? तो कौन सा कीटनाशक है? क्लोरोपाइरिफास या साइपरमेथ्रिन या हेप्टाक्लोरो या थीमेट। तो माहू के लिए जो उपयुक्त कीटनाशक होता है वो होता है हेप्टाक्लोरो। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं, नहीं सॉरी सी नहीं, इसमें साइप्रोमेथ्रिन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। माहू के कीटनाशक के लिए साइप्रोमेथ्रिन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 78 की। प्रश्न नंबर 78 है कि प्याज के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए आवश्यक कंद की मात्रा होती है। कितने कंद की मात्रा होती है? 10 से 12 क्विंटल की या 10 से 12 किलोग्राम की या 5 से 6 क्विंटल की या 8 से 10 किलोग्राम की। तो इसके रोपाई के लिए प्याज की 1 हेक्टेयर में क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, कंदों की आवश्यकता जो होती है वो होती है इसमें 10 से 12 क्विंटल की। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 79 की। 79 है कि प्याज की सफ़ेद किस्म कौन सी है? प्याज की सफ़ेद किस्म कौन सी है? तो निफाद 53 है, पूसा रत्नाकर है या उदयपुर 102 है या BL 67 है। तो प्याज की जो सफ़ेद किस्म है वो है उदयपुर 102। ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 80 की। प्रश्न नंबर 80 है कि प्याज के पौधे की रोपाई की उचित गहराई कितनी होती है? जो प्याज के पौधे होते हैं तो उनकी रोपाई की उचित गहराई कितनी होनी चाहिए? 2 से 2.5 सेंटीमीटर या 3.5 से 4 सेंटीमीटर या 4.5 से 5.5 सेंटीमीटर या 6 से 6.5 सेंटीमीटर। तो कितनी होनी चाहिए उचित गहराई? इनके लिए उचित गहराई होनी चाहिए 2 से 2.5 सेंटीमीटर की। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं 81 की। 81 कि मैदानी क्षेत्र में प्याज की रोपाई का उचित समय क्या है? जो मैदानी क्षेत्र होता है, तो जो मैदानी क्षेत्र मतलब जैसे यूपी में मैदानी क्षेत्र में आता है, तो इसमें रोपाई का समय क्या होता है? तो मध्य सितंबर या मध्य अक्टूबर या मई जून या दिसंबर जनवरी या जून जुलाई। तो इसमें जो होता है वो होता है दिसंबर और जनवरी में। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं 82 की। 82 है कि प्याज का सबसे अधिक हानिकारक कीट कौन सा है? तो थ्रिप्स है या आरा मक्खी है या तना बेधक है या फल मक्खी है। तो सबसे जो हानिकारक कीट है वो है इसमें थ्रिप्स। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं 83 की। 83 है बोल्टिंग का संबंध किससे है? बोल्टिंग का संबंध किससे? आलू से, प्याज से, तरबूज से या तंबाकू से। तो बोल्टिंग का जो संबंध है वो है प्याज से। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 84 की। 84 है कि प्याज के भंडारण के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अपेक्षित आर्द्रता होती है। कितनी आर्द्रता होती है? 40 से 50%, 70 से 75% या 50 से 60% या 70 से 95%, नहीं सॉरी 90 से 95%। तो इसमें जो भंडारण के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो अपेक्षित आर्द्रता होता है वो होती है इसमें 70 से 75%। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं 85 की। 85 है कि प्याज के बीज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है? जो प्याज के बीज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है वो कितना है? 3 से 4 क्विंटल, 1 से 2 क्विंटल, 8 से 10 क्विंटल या 6 से 8 क्विंटल। तो इसमें जो होता है वो होता है 3 से 4 क्विंटल। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 86 की। 86 है कि सोलन किस्म किसकी है? ये सोलन किस्म ये बहुत महत्वपूर्ण किस्म है। सोलन पूछ लिया जाता है कि सोलन किस्म किसकी है या सोलन किस्म किससे संबंधित है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो सोलन जो किस्म है वो प्याज की है या लहसुन की या शिमला मिर्च की या सलजम की। तो सोलन जो किस्म है वो है प्याज की। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। बात करते हैं प्रश्न नंबर 87 की। प्रश्न नंबर 87 है कि लहसुन की व्यावसायिक खेती की जाती है बीजों द्वारा, पत्तियों द्वारा या जड़ों द्वारा या तनों द्वारा। तो लहसुन की जो व्यावसायिक खेती की जाती है वो की जाती है पत्तियों के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 88 की। 88 है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। नहीं बताना इसमें, एक तरफ फसल और एक की बीज दर
प्रति हेक्टेयर दे रखी है। तो बात करते हैं इसमें, तो लहसुन की बीज दर 6 से 7 सेंटीग्रेड नहीं होती, शलजम की 3 से 4 किलोग्राम नहीं होती, गाजर की 5 से 6 किलोग्राम नहीं होती, सीताफल तो 10 से 12 किलोग्राम होती है सीताफल की। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 89 की। प्रश्न नंबर 89 है कि मधुमेह तथा पीलिया रोगी के लिए लाभदायक सब्जी कौन सी रहती है? करेला, भिंडी, लौकी, शलजम। तो मधुमेह के लिए मतलब जिसे शुगर हो जाता है या पीलिया हो जाता है उसके लिए जो लाभदायक सब्जी रहती है वो रहती है करेला। ऑप्शन नंबर 1 करेले का जूस। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 90 की। प्रश्न नंबर 90 है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, पूरा क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा तो इसलिए छोटा कर लेते हैं। तो सुमेलित नहीं बताना है इसमें से। तो एक तरफ फसल दे रखी है, एक उन्नत किस्म दे रखी है। इसमें करेले की किस्म प्रिया होती है, अर्काहरित होती है या पूसा विशेष होती है या कोयम्बटूर लांग होती है? नहीं। अब बात प्रश्न नंबर 90 है। प्रश्न नंबर 90 है कि इसमें फसल बतानी है और उन्नतशील किस्में बतानी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा करेला। तो करेले में ये होती है, नहीं होती, करेले की नहीं होती है। अब बात करते हैं इसकी लौकी की, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, अर्का बहार, पूसा नवी नहीं, तरबूज की, खरबूज की, हरा मधु, पूसा सरबती, अर्का राजहंस, लखनऊ सफ़ेदा नहीं होती, तोरई की ये सभी होती हैं। पूसा अलका होती है, अर्का सूर्य होती है, अर्का चंदन होती है, पूसा विश्व होती है। तो ये सभी प्रजाति तोरई की। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 91। 91 है कि करेला, लौकी, तोरई तथा कद्दू फसल की वर्षा ऋतु खरीफ की बुवाई जून जुलाई में की जाती है। तो इनकी जायद की फसल की बुवाई किस समय की जाएगी? तो जुलाई अगस्त में या अक्टूबर नवंबर में या दिसंबर मार्च में या मई जून में? तो इनकी जो बुवाई की जाएगी, जायद की फसलों की जो बुवाई की जाएगी वो की जाएगी दिसंबर और मार्च में। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 92 की। 92 में है कि तोरई, करेला, लौकी तथा खरबूज की क्यारियों में बोने पर अंतरण दूरी कितनी रखी जाती है? 75 से 50 सेंटीमीटर या 90 से 75 सेंटीमीटर या 350 से 50 सेंटीमीटर या 250 से 60 सेंटीमीटर। तो जो दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है 90 से 75 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 93 की। 93 है कि 1 हेक्टेयर शकरकंद की रोपाई के लिए लताओं के टुकड़ों की कितनी आवश्यकता होती है? तो 40,000 से 50,000 की या 50,000 से 60,000 की या 20,000 से 30,000 की या 10,000 से 20,000 टुकड़ों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए टुकड़ों की आवश्यकता होती है 40,000 से 50,000 टुकड़ों की। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो शकरकंद दक्षिण अमेरिका, गाजर एशिया, चुकंदर यूरोप और शलजम उत्तरी अमेरिका। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी सही है कि शलजम का जो जन्म स्थान है वो है उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 95 की। प्रश्न नंबर 95 है कि निम्न में से कौन सा शलजम का किस्म नहीं है? शलजम की किस्म कौन सी नहीं है? पूसा चंद्रिमा या पूसा सेवती या पूसा कंचन व पूसा स्वर्ण या पूसा सफ़ेद व पूसा सुनहरी। तो कौन सी नहीं है शलजम की किस्म? वो है पूसा सफ़ेद व पूसा सुनहरी। ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 96 की। 96 है कि मटर की सबसे अगेती किस्म कौन सी है? तो अर्कल है या अरली बेजर है या असोजी है या पूसा प्रगति है। तो सबसे जो अगेती किस्म है वो है असोजी। ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 है कि हरी मटर में प्रोटीन की औसत प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 7.2%, 10.5%, 19% या 21.5%। तो हरी मटर में जो प्रोटीन की औसत प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 7.2%। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। बात करते हैं प्रश्न नंबर 98 की। 98 है निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो मटर चूर्णित आसित है या मिर्च पर्ण कुंचन है या भिंडी छोटी पत्ती रोग है, टमाटर मूल ग्रंथि रोग है। तो इसमें जो है वो है ऑप्शन नंबर सी सही कि भिंडी छोटी पत्ती रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी।
जो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 99, जो कि हमारे वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से मिर्च में कौन सी किस्म पर्णकुंचन रोधी है? पंत सीवन, चंचल या अर्का गौरव या पूसा सदाबहार? तो इसमें जो पर्णकुंचन रोधी किस्म है वो है पूसा सदाबहार। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 100 की, जो हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से बैंगन की कौन सी किस्म लंबे फलों वाली नहीं है? लंबे फलों वाली नहीं है। बैंगन की किस्म कौन सी लंबे फलों वाली नहीं है? तो पूसा अनमोल, पूसा क्रांति या पूसा सम्राट या पंत ऋतुराज? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी वीडियो। तो और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर यूपी कैटेक्ट से अलावा वीडियो नहीं मिलती हैं। यूपी कैटेक्ट, BHU जो BSc से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनसे संबंधित वीडियो मिलती हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।